और जो कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, पारा शिक्षक आकलन, सीटेट, जेटेट, सभी में ये काम आने वाला है। आप इसको अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। मैं बारी-बारी से सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालूँगा। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में अच्छे ढंग से हल कर पाएँगे। कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए, अब हम लोग बारी-बारी से एक-एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला जैसे कि प्रश्न है कि मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। मानव का जो विकास होता है, उसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? कौन-सा फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो आंसर इसका आप लोग देंगे वंशानुक्रम और वातावरण। ध्यान से सुनेंगे, याद कर सकते हैं। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण। आपका अगला प्रश्न है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस वो चलती रहती है। इसको मानने वाले हैं बंडूरा एवं स्किनर। याद रखेंगे, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है किसने? बंडूरा एवं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवोखा काल माना जाता है? जीवन का अनोखा काल, किस काल को हम लोग कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें बाल्यावस्था। ध्यान रहे, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का सबसे आदर्श काल माना है कि बच्चे शैशवावस्था में बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं, यानी शैशवावस्था को सीखने का सबसे आदर्श काल माना गया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष का, तनाव का, तूफान का और विरोध का अवस्था है। किशोरावस्था जो होता है, जो टीन एज होता है, वो संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होता है, टीन एज जो होता है, उसको संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से आरंभ हो जाता है? मतलब मानव शिशु है, भाषा के द्वारा संवाद प्रेषण कब से शुरू कर देता है? बातचीत कब से शुरू कर देता है? बोलना तो बहुत कम एज में शुरू कर देता है, लेकिन संवाद को प्रेषित किस आयु से करता है? तो आप लगभग 3 वर्ष की आयु उसमें लिखेंगे कि मानव शिशु जो होता है, बच्चा जो है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ हो जाता है? तो 3 साल लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, उसकी पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे का नाम आप लोग सुने होंगे। जीन पियाजे के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे ढंग से जीन पियाजे के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीन पियाजे का, जिससे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग आने वाले समय में जीन पियाजे के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु कितना बोलना शुरू कर देता है? कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है? 100 शब्द। ये अनुमानित होता है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु 100 शब्द बोलना शुरू कर देता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बच्चे किस अवस्था में होते हैं? जब उनको शर्म लगती है, उनको गर्व होता है, ऐसी जो भावना होती है, शर्म और गर्व, तो यह जो भावना है, उसका विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। ध्यान से मेरे
द्वारा जो बताए जा रहे हैं प्रश्न उत्तरों को ध्यान से आप सुनिए। नहीं होता है तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुनिए, बिल्कुल सुनकर आपको याद हो जाएगा। लिख भी लीजिएगा, लेकिन आप सुनकर याद करिए, जा लगता है और लगेगा आपको कि सही में ऐसे जो प्रश्न है उस पर जरा सा अगर मनन चिंतन कर दिया जाए ना तो ये उत्तर गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो मैंने आपको भी बताया था कि किशोरावस्था में बच्चे क्या होता है, वो उनमें सामाजिकरण की भावना हो जाती है, सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं समूह के, वो किशोरावस्था में करते हैं बच्चे ऐसा। अगला प्रश्न आपका है, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का रिलेशन जो है वो किससे है? तो जान लें कि परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला आपका प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर एक सर्वोत्तम कथन बताइए। क्या है बाल मनोविज्ञान के आधार पर वो सर्वोत्तम कथन क्या है? तो इसका आंसर हम करेंगे कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर एक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। अगला है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक, जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं, निदान करने वाली परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, निदान करने वाली परीक्षा। कोई समस्या है तो उसको हल करने वाली परीक्षा, कोई समस्या है तो उसको दूर करने वाली परीक्षा। तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या होता है? आगे आने वाले समय में हम लोग वाइगोत्स्की के सभी सिद्धांतों को जानेंगे। ये बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, विकास क्या है? सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हम देंगे कि व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। तो कथन वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कथन को हम लोग आइडिया से नहीं मार सकते, थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा कि यह जो कथन है वो किसका है। तो कथन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखेंगे। जो भी सिद्धांत है वीडियो में मैं सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन ड्रेवर का है। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? बच्चों का जब अवस्था होता है शैशव अवस्था, तो उस एज में, उस अवस्था में बालक में अनुकरण व सहयोग पाया जाता है। अनुकरण भी देखते हैं और सहयोग भी हम लोग देखते हैं। कब? शैशव अवस्था में। आपका अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है? तो क्रिया पर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है
तो उसके कारण प्रजाति है, यह बात किनका है? क्लीन वर्क के अनुसार श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और निचोड़ करके इस प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, जो आप लोगों के लिए सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, सुनेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, तो आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और एक बात मैं बता दूं कि जितना है, चूंकि पढ़कर ज्यादा याद नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा कि एक बार थोड़ा सिद्धांत याद करना में थोड़ा है परेशानी होती है। तो जितना भी सिद्धांत है उसका एक मैं रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा, और उस रिकॉर्डिंग वीडियो से आप सारे सिद्धांत को सुनकर याद करिएगा। आराम से मोबाइल जब फ्री हो तो आप चालू कर दीजिए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितना बार सुन सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा सुन लीजिएगा, सारा सिद्धांत याद कर लीजिएगा। चूंकि सिद्धांत वाले जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है, वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक के बारे में हम लोग जानकारी पूरा अच्छे ढंग से जानकारी जमा करेंगे। वुडवर्थ जो है वो चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो जान लें, प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव। प्रेरणा जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्डोइक सिद्धांत कहा जाता है? अनुरूप तत्व का सिद्धांत, यही सिद्धांत के बारे में आपको जानना है थोड़ा सा। अधिगम अंतरण का थॉर्डोइक सिद्धांत कहा जाता है? अनुरूप तत्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो अभिरुचि है। यह विचार किसका है? तो टीपी मैनन का है। टीपी मैनन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अगला प्रश्न है, खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में हम लोग बोलते हैं कि खेल विधि का प्रयोग किया गया है, खेल खेल में शिक्षा। तो खेल खेल में शिक्षा कहने का मतलब हुआ कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। बच्चे बहुत कुछ खेल खेल में सीख जाते हैं। ऐसे ऐसे खेल होते हैं जिनसे बच्चों को हम खेल विधि से सिखा सकते हैं। जैसे बहुत सारे गाने बने हुए हैं, खेल खेलने के लिए स्कूलों में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उसमें खेल के माध्यम से हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनको लगेगा कि पढ़ाई थोड़े ना हो रही है, हम लोग को खिलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वहां पे खेल के माध्यम से समझिए बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, शिक्षा का खेल विधि। अब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? देखिए ऐसे प्रश्न सभी जगह पूछे जाते हैं, आप लोग भी बहुत जगह सुने होंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, यानी प्राथमिक विद्यालय में एकदम सबसे शुरुआत से क्या सुविधा होनी चाहिए, उसी को हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? जब कक्षा शिक्षण होता है तो शिक्षक अपनी आवाज में उतार चढ़ाव भी करते हैं। कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीमा बोलते हैं,
कभी बोलते बोलते बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं और कभी बोलते बोलते बहुत धीमा बोलने लगते हैं। तो यह जो कौशल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कोहलर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कोहलर है। प्रश्न अगला है, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? कि जो पहला उदाहरण है फिर सिद्धांत, पहले उदाहरण है और फिर सिद्धांत है, तो ये है आपका आगमन विधि। आगमन विधि, निगमन विधि, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे। विस्तार से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगमन निगमन, है ना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन, जब शब्द आता है ना तो उसमें एक शब्द हम लोग लेते हैं ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्रश्न पत्र निर्माण करना। प्रश्न पत्र निर्माण से ब्लूप्रिंट का होता है। आपका अगला प्रश्न है, अनुभव एवं परन व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? खेल से हो सकता है ये प्रश्न के अनुसार कि खेल से किस प्रकार का अनुशासन होता है, तो इसका आंसर होगा आत्म अनुशासन, यानी अपने अंदर अनुशासन लाना। कैसे ला सकते हैं? तो खेल खेल से। अगला है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी प्रय साइकोलॉजी में जो हम लोग बोल रहे थे कि सब हम लोग साइकोलॉजी देखेंगे, तो जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे प्रश्न देखें, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर हम लोग लिखेंगे फ्रायड। क्या लिखेंगे? फ्रायड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, देखिए सिद्धांत ही तो आप लोगों को याद करना है। समूह खंड बुद्धि, एक काम करेंगे आप लोग, जो सिद्धांत वाला जितना प्रश्न है ना उसको अलग एक जगह नोट करेंगे, ताकि बहुत सारे मतलब बहुत दिनों में आपको अलग अलग सिद्धांत बताया जाएगा। तो क्या करेंगे, सब सिद्धांत को एक जगह सीरियली नोट करते चलिएगा। जैसे आज मान लीजिए 5 सिद्धांत हम पढ़े तो 5 को नोट कर लीजिए। अगला दिन 4 सिद्धांत पढ़े, 4 वही नोट कीजिए, 5 के साथ ही 4 को और नोट कीजिए। एक दिन जितना सिद्धांत है जो ज्यादा से ज्यादा खोजने का प्रयास करेंगे, उसका एक हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके। तो आप क्या करेंगे, उसको लिख भी लेंगे और चाहेंगे तो 2-4 बार, 5 बार, 8 बार सुन सकते हैं। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन। अगला है, स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हम लोग लिखेंगे इसमें आंसर है हरमन रोरसा। हरमन रोरसा वो क्या है? स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न